तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया था, और रिलेटिव मोशन में ये कुछ स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया था। रिलेटिव मोशन स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, फिर फ्रेम देखा था, कौन कौन से फ्रेम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये दो फ्रेम होते हैं जो कि पूरा का पूरा मैकेनिक्स पार्ट चलेगा, और इवन तुम्हारे दूसरे चैप्टर्स भी इसी दो फ्रेम पे आते हैं, और कोई फ्रेम है ही नहीं। रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन, तो अभी जितने भी हम लोगों ने रिलेटिव मोशन देखे वो सारे वन डायमेंशन में, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, और उस पर क्वेश्चंस, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह किए थे, उसके शॉर्टकट मेथड भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो तुम लोग को आई थिंक अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि हम लोग को अब किस तरीके से रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, अब रिलेटिव मोशन हम लोग जो है वो टू डायमेंशन में देखेंगे। रिस्पॉन्स हमेशा करते रहना है कि हाँ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, या दोबारा पूछना है तो हमें बताना है। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। अब वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन लगभग सेम रहता है, बस देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा होता, दो डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है ना। जैसे कि मैं पहले रिलेटिव पोजीशन के बारे में डिस्कस करता हूँ। रिलेटिव पोजीशन फार्मूला जो है एग्जैक्टली वन डायमेंशन के जैसा ही तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो मान लो कि एक कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एंड वाई में दे रखा है एक्सेस, और कोई पर्सन है जो कि पॉइंट ए पे खड़ा है, और उसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x1 कामा y1, और कोई पर्सन जो है वो पॉइंट बी पे खड़ा है और उसका कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है। तो ये जो x1 और y1 जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, 0, 0 के रेस्पेक्ट में गिवन है, जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर देखें वो ए का तो ये कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस ऑफ y1 जे कैप, और ये जो ओ बी वेक्टर है ये कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू x2 आई कैप प्लस ऑफ y2 जे कैप। और मुझे क्या निकालना है, मुझे रिलेटिव पोजीशन निकालना है, मतलब ए ऑब्जर्वर है और बी को देख रहा है। तो अगर ए देख रहा है बी को तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखना पड़ेगा, रिलेटिव। और क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है इसमें, मुझे आर वेक्टर से इसको डिनोट करना चाहिए। आर वेक्टर पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखने का तरीका एग्जैक्टली सेम, बी माइनस ऑफ ये रहेगा। सो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सो जो ये मैंने वेक्टर बनाया है ये क्या है, ए देख रहा है बी को, या फिर रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, ऐसा कुछ। और देखो मैं इसको बहुत तरीके से समझा सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे नहीं लगता उतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट वे में समझने की ज़रूरत है। पहला तो ये कि पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा, तो पहले बी आया उसके बाद ए आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ऐसा हो गया। और दूसरा तरीका क्या है मेथड, ये फर्स्ट है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि तुम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ। तो ओ ए क्या है, ओ ए इज बेसिकली आर ए वेक्टर, और ओ बी क्या है, आर बी वेक्टर। और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को लगाओ, तुम्हें अच्छे तरीके से दिखेगा डेट ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। कोई दिक्कत इसमें, बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। सो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर। और ए बी वेक्टर है क्या चीज, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू आर बी माइनस ऑफ आर ए। क्या वही चीज निकल कर के आ गया, बिल्कुल हाँ।
तीसरा तरीका और भी बताने का है। थर्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम को ही थोड़ा डिफरेंट वे में देखेंगे। देखो मैंने पहले ही बता रखा है कि जो ऑब्जर्वर है वो अपने साथ एक एक्सिस भी लेकर के चलता है और ऑब्जर्वर खुद को ओरिजिन पे रखेगा। तो पहले मैं सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। ये कितना है, x1 कामा y1 और ये x2 कामा y2। और अगर ये x1 कामा y1 है तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा x1 और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा x2। ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा y1 और ये होगा डिस्टेंस y2। मैंने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि मुझे पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो अगर ए ऑब्जर्वर है तो एक्सिस इस जगह से पास होना चाहिए, बिल्कुल हाँ। और ये ओरिजिन होना चाहिए। अगर ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? x2 माइनस x1 x2 माइनस ऑफ x1। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y y2 माइनस ऑफ y1। और अगर ये ए ओरिजिन है तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट बी है वो कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप और y2 माइनस ऑफ y1 j कैप। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ a, सॉरी पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ये जो चीज़ लिखा है ना, ये एग्जैक्टली वही चीज़ लिखा हुआ है। मैं इसमें वैल्यूज को एक बार पुट करके तुम्हें दिखा देता हूँ। पोजीशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू आर बी, वेक्टर फॉर्म में था माइनस ऑफ आर ए। आर बी कितना था, x2 आई कैप प्लस ऑफ y2 जे कैप और x1 आई कैप प्लस ऑफ y1 जे कैप। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप बनेगा प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 जे कैप। तो देखो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ आ गई। आई थिंक मेरी बात तुम लोग को समझ में आ रही होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो पूछ सकते हैं, बोलो। तो b है ना ऑब्जर्वर, ए इज द ऑब्जर्वर, ए देख रहा है ना, है ना। ओके ओके। क्योंकि यहाँ पे लिखा है बी और ए, इसको कैसे रीड करते हैं, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा। पूछो किसी अच्छा को बट डाउट। ये दूसरा मेथड आपने बोला, हाँ तीन बट मेथड है। आपने फर्स्ट मेथड में ओके तो आप अगर मैंने आपका फर्स्ट मेथड आपने जो बोला सिंपल वे में, तो हाँ इसमें सिंपल। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी था, तभी ए है ना ऑब्जर्वर। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखने में गलती कर दिया है, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है, सॉरी माई मिस्टेक। जो भी लास्ट में आया है वो ऑब्जर्वर बनता है, इस बात को हमेशा याद रखना। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब जो भी लास्ट में आया उसके रेस्पेक्ट में हमेशा होता है। ये हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो म्यू 1 2 लिखेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट पूछना है पूछ सकते हैं। सेम रिलेटिव पोजीशन 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लिखना पड़ेगा x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप, y2 माइनस ऑफ y1 जे कैप और z2 माइनस ऑफ z1 के कैप। ये रिलेटिव पोजीशन हमारा 3 डायमेंशन में भी मिल सकता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी तो एक सिंपल वाला मेथड है जो कि हमेशा ही तुम्हें याद रहेगा और कुछ करने की ज़रूरत होगी नहीं। जैसा कि ऐसा भी कार्ड सिस्टम हो सकता है, ये ए है जो कि इस डायरेक्शन में बी ए से जा रहा है और ये जो बी है वो इस डायरेक्शन में बी से जा रहा है। इसके दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ होगा। मान लो कि ये वी x2 है और ये वी y2 है और इसकी वेलोसिटी वी x1 एंड वी y1।
तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वी एक्स वन आई कैप प्लस वी वाई वन जे कैप। और पी की वेलोसिटी कैसे लिखी जा सकती है? वी एक्स टू आई कैप प्लस वी वाई टू जे कैप। तो सिंपल सा, अगर बी ए सॉरी ए ऑब्जर्वर है विथ रेस्पेक्ट टू ए हम लोग देख रहे हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पहले तो सिंपल वाला तरीका, जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे, सिंपल मेथड। इस तरीके से हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आ गया 2 डायमेंशन में। और इसे क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। और मैं अपना मेथड बताना चाहता हूँ शॉर्ट ट्रिक वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो जब भी हम लोगों ने बोला विथ रेस्पेक्ट टू ए, जैसे ही बोला विथ रेस्पेक्ट टू ए, पहले तो मैं ये दे देता हूँ बी एक्स वन बी वाई वन। मैसेज मत करो, डायरेक्ट मेरे से डाउट पूछो, अगर कुछ भी डाउट है डाउट पूछो। ए बी वाई टू है, तो इसमें जो वेलोसिटीज़ हैं ये इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोगों ने बी ए बोला है और इसको हम लोगों ने बी बी वेक्टर फॉर्म में बोला है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड में ये था कि जिसके भी रेस्पेक्ट में मुझे लिखना है, जैसे हमारा ऑब्जर्वर ए है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे रहता है, ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे एज्यूम करता है। तो इसको रेस्ट पे लाने के लिए सबसे पहले तो इस डायरेक्शन में भी एक्स वन अप्लाई करना होगा और इस डायरेक्शन में भी वाई वन अप्लाई करना होगा, क्योंकि तुमने इसके ऊपर एक वेलोसिटी अप्लाई किया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दुनिया के हर एक पार्टिकल पे वेलोसिटी तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में, ये ऐसा। तो ये तो अब रेस्ट पे आ गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0, अब ये कहीं नहीं मूव कर सकता है। लेकिन अब बी की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी? वी एक्स टू माइनस ऑफ वी एक्स वन, और इस डायरेक्शन में वी वाई टू माइनस ऑफ वी वाई वन, ऐसा। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और यही तो वैल्यू हम लोगों ने इस जगह पे लिखा, ठीक है। चाहो तो तुम इसको वेक्टर फॉर्म में भी माइनस कर सकते हो वी ए, और सेम इस डायरेक्शन में वी ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वी बी माइनस ऑफ वी ए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो, यस सर। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस जगह पे ये मैन है, इस जगह पे कार है, ये बर्ड है और ये ट्री है। तुमसे कुछ वेलोसिटीज वगैरह मांगा गया है। फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड निकालो। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। तीसरा, वेलोसिटी ऑफ द ट्री विथ रेस्पेक्ट टू द कार। फोर्थ, velocity of the car with respect to the velocity of the bird with respect to the car। चलो इतने चीज निकाल के बताओ। जो भी मेथड तुम्हें ज़्यादा इजी लगता है उस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ द ट्री विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, और अगर बर्ड के रेस्पेक्ट में निकालना है तो देखो
हम लोग क्या करेंगे, बर्ड को स्टॉप करेंगे। बर्ड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37, तो इधर कितना वेलोसिटी हो जाएगा, 50 cos 37 डेट इज 40 मीटर पर 40। सेकेंड, और इस तरफ आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और ये जो पर्सन है ये 20 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो कार है ये 10 से जा रहा है, और ये जो ट्री है ये कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, सो मुझे बर्ड के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो बर्ड को स्टॉप करना पड़ेगा। सो बर्ड को स्टॉप करने के लिए 40 इस डायरेक्शन में लगाया और 30 इस डायरेक्शन में लगाया, तो हर एक पे लगाना पड़ेगा। 40 इस पे लगाया और 30 इस पे लगाया, 40 इस पे लगाया, 30 इस पे इधर लगाया, 40 एंड 30। तो अब ये क्या आ गया, रेस्ट पे। अब मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। तो इतने सारे जो वेलोसिटी निकल चुके हैं, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। बर्ड को ऐसा दिख रहा होगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ऐसा बर्ड को दिख रहा होगा। सो वेलोसिटी ऑफ द ट्री विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 40 आई कैप और माइनस ऑफ 30 जे कैप, ऐसा हो जाएगा। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू द बर्ड। मैन की वेलोसिटी, ये दोनों का एडिशन 60 आई कैप माइनस में और माइनस ऑफ 30 जे कैप, ये आ गया। और नेक्स्ट जो है वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू कार है, तो उसके लिए मुझे कार को स्टॉप करना पड़ेगा। कार को स्टॉप करने के लिए 10 इस तरफ दिया, तो इस पर भी 10 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्री विद रेस्पेक्ट टू कार कितना हो जाएगा, -10 और क्या, और लास्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द कार। तो कार को रोकना है मुझे, तो 10 पीछे लगाया, तो इस पर भी 10 पीछे लगाना पड़ेगा। फाइनल रिजल्टेंट कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू, ये 40 है, ये 30 है, तो 30 आई क्या प्लस 30 है। क्या सबको समझ में आया और सबका सही आंसर आया? यस सर। Yes, sir. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। और 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी का एक और सेक्शन आता है, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। वो सबसे हम लोग लास्ट में करेंगे जाकर के, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में। और वेलोसिटी नेक्स्ट लिख देते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन डायमेंशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन रिलेटिव का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वही मतलब है जो हम लोग अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू, वेक्टर इसलिए लगाया है क्योंकि इस जिप में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया जाएगा। ओके, सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। यस सर। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेज हम लोग यूज करेंगे वो देख लेते हैं। दो तरह के मोशन हो सकते हैं, एक एक्सेलरेटेड और एक नॉन एक्सेलरेटेड, है ना। और क्योंकि हम लोग दूसरे फ्रेम में जाकर के देख रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल है एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड दोनों हो सकता है। कि जैसे जैसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे, कुछ चीज़ें रेस्ट पे भी हो सकती है, कुछ चीज़ें रेस्ट पे नहीं भी हो सकती है। ओके, तो हम लोग कौन कौन से फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे, सबसे पहला देख लेते हैं फर्स्ट,
अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई भी मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बोलने का मतलब ये है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ज़ीरो। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हम लोग एक्सेलरेशन ज़ीरो जब हम लोग लेते हैं तो एस इज इक्वल्स टू वी टी फॉर्मूला लगाते हैं। सो एस रिलेटिव विल बी इक्वल्स टू वी रिलेटिव इंटू टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग रिलेटिव लेंगे तो वेलोसिटी भी हमारा रिलेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा रिलेटिव में आएगा। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर किसी मोशन को देख रहा है और वो मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। So the relative acceleration is not equals to zero, but relative acceleration is constant. But whatever the acceleration is, that is constant. If that's the case, then we can use the relations which we have already found in the relative rectilinear motion part. रेक्टिलिनियर मोशन में एस इज इक्वल्स जैसे दिया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी, एस इज इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी, सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। बशर्ते बस इतना कंडीशन है कि जितने भी हम लोग टर्म्स ले रहे हैं, वैल्यूज ले रहे हैं, वो सारे रिलेटिव में होना चाहिए। दैट्स इट। तो फर्स्ट फार्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी, यू प्लस ऑफ ए टी, और यहाँ पे v क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, प्लस ऑफ ए भी मुझे क्या मिलेगा, रिलेटिव, या फिर पुट जो करना है सारे रिलेटिव वैल्यूज करना है। दूसरा, और इस फॉर्मूले को तुम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वो मैं इधर दिखाता हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी जब लिखा तो v हमारा वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और ये रिलेशन भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। v वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस ए टी, ए एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू, ये है इसका डेरिवेटिव, जो कि x वाले के लिए हम लोग सिंपल लिखते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी इन एक्स डायरेक्शन, और v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी हम लोग y डायरेक्शन के लिए लिखते हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो हमारा फाइनल आंसर ये निकल जाता है। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में ये काम हम लोगों ने नहीं किया था, हम लोगों ने सिंपल सा x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन को अलग अलग ट्रीट करके सॉल्व किया था। दूसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बताओ इसमें किस तरीके से हम लोग काम करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ये तो यहाँ पे रिलेटिव लिख दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी स्क्वायर है और यू स्क्वायर है, वेक्टर डाला जा रहा है। बोलो इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो बता सकता है। कभी भी तुमने देखा कि कोई भी वेक्टर का स्क्वायर हुआ,
मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, लेकिन वेक्टर का स्क्वायर कभी किया नहीं। कभी भी दो वेक्टर को डिवाइड करते हुए भी तुमने नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं कि ए वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर, ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है वेक्टर में। हालांकि स्केलर क्वांटिटी होता है, डिवाइड कर लो। तो ये कभी अगर स्क्वायर नहीं हो सकता है तो मुझे इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा स्क्वायर करने के लिए, दैट इज बी डॉट बी इज इक्वल्स टू यू डॉट यू प्लस 2a और डॉट प्रोडक्ट होता है s। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये सभी बीच में Yes, क्या sir. है? Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट। Yes, सभी sir. क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तीसरा, और क्या है तीसरा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो रिलेटिव में आराम से लिख लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फैक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की, ये आसान है। s वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, आसान। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोग अब इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम लोग को यूज़ करना है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, तुम चाहो तो आराम से उसको कर सकते हो। जैसे कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग with an acceleration of 3 I cap plus 4 j cap with initial velocity minus 4 I cap plus of 3 j cap. Then find its first displacement in 2 seconds, दूसरा its velocity after 2 seconds, बस पहले तो ये दो ही निकाल, बाद में कर। तो देखो, जैसा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर मैं सबसे पहले बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो भी फैक्टर फॉर्म में। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 4 आई कैप है प्लस 3 जे कैप है और इनटू टाइम है, दैट इज 2 प्लस हाफ ऑफ ए एक्सेलरेशन 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू टी स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। माइनस ऑफ 4 आई कैप प्लस 8 एंड 6 जे कैप प्लस ऑफ 6 आई कैप प्लस ऑफ 8 जे कैप। अब इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है ये? माइनस ऑफ 2 आई कैप और 14 जे कैप, ये एस वेक्टर आ गया। दूसरा ये एस वेक्टर आ गया हमारा, और दूसरा क्या मांगा? वेलोसिटी वेक्टर। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी। देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी से भी हमारा आंसर आ सकता है, और या फिर तुम ऐसा कर लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी एक्स डायरेक्शन में लगा लो, और v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी वाई डायरेक्शन में लगा लो।
तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस ऑफ वी वाई ये कैप। ये काम भी कर सकते हैं, तुम्हें जो ज़्यादा पसंद हो तुम उस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है, 3 है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 4 है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, -4 है। और वाई डायरेक्शन में दैट इज़ 3। और 2 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी चाहिए, 2 सेकेंड के बाद v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी लगा लो, या फिर किसी को डायरेक्ट अगर दिख रहा है तो डायरेक्ट वेलोसिटी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। 2 सेकेंड के बाद 3 दूनी 6, 6 प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड होने के बाद फिर आ जाएगा ये आई कैप। और 2 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में 11 J cap. हाँ जी कैप। सो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा 2 आई कैप प्लस ऑफ 11 जी कैप। जो भी तुम्हें कन्वीनियंट वे लगे इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो इसी क्वेश्चन में तुमसे ये बोला जाएगा कि फाइंड फॉर द एबव क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड द टाइम फॉर द एबव क्वेश्चन, फाइंड द टाइम when minimum value of x coordinate occurs। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें x कोऑर्डिनेट सबसे मिनिमम कब होगा, और तुम अगर इसके मोशन को अच्छे तरीके से देखो तो x डायरेक्शन में, मेनली x डायरेक्शन में मुझे ज़रूरत है, y डायरेक्शन से मुझे ज़रूरत नहीं है। वो कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट किया है मोशन, और कितने से किया है, -4 मीटर पर सेकेंड। और इसका एक्सेलरेशन जो एक्स डायरेक्शन में वो 3 मीटर पर सेकेंड पास। तो ये आगे जा करके वापस से ऐसे घूमेगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो इस जगह पे मिलेगा कितने टाइम के बाद, मतलब कि जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाना है। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 4 दिया है, एक्सेलरेशन 3 इंटू टाइम। सो टाइम कितना आ जाएगा 4/3 सेकेंड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, बस दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत है। एक ऐसा भी क्वेश्चन बोला जा सकता है जिसमें कि बोलेगा कि फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज मिनिमम, ऐसा बोलेगा। बराबर, वो तुम्हें देखना है कि कहाँ पे मिनिमम होगा। अदरवाइज क्या है कि ये तो मोशन करता जाएगा ऐसे निकलते जाएगा। इसके मोशन को देखना पड़ेगा, और मिनिमम निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के उसको डिफरेंशिएट कर, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे मुझे टाइम निकल करके आएगा, और वही टाइम हमारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, मिनिमम या फिर मैक्सिमम। डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमा या फिर मिनिमम। ठीक है। अब देखो रिलेटिव मोशन में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो हम लोग करते हैं, जो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं ये कराता हूँ कि एक बॉल को एक टावर से ड्रॉप किया गया, और इसके बेस से इस दूसरे बॉल को फेंका गया, द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और इस टावर का बीच का जो हाइट है वो 15 मीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ विल मीट या फिर कोलाइड, वॉट एवर इट इज, और ऑल्सो फाइंड द हाइट फ्रॉम, सॉल्व करो इसको।
सो इस क्वेश्चन के लिए हमें देख के पता चाहे तो रेक्टिलिनियर मोशन लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। और अगर हम लोग करना चाहे रिलेटिव से तो रिलेटिव से भी आंसर आएगा। ज़्यादा आसान हमारा रिलेटिव मोशन रहेगा। और रिलेटिव मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में सारा काम करना है ना। तो तुम मुझे बताओ किस पार्टिकल को मैं रोक लूँ, ए को रोकूँ या बी को? बी को। चलो तो बी को रोक लेता हूँ। बी ऑलरेडी रुका हुआ है, लेकिन क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नहीं। समझ में आया क्या? नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है जी से, और इसकी स्पीड जीरो है। और बी वाले बॉल का ऊपर 50 से जा रहा है और नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी। तो अब मुझे अगर विथ रेस्पेक्ट टू बी काम करना है तो सबसे पहले बी को कम्प्लीटली रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए 50 मुझे इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो इस पे भी 50 लगाना पड़ेगा। और जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो जी ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी ये कम्प्लीटली रुकेगा। बराबर है क्या? तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ए कितना हो जाएगा? बी तो रुक ही यस गया सर। है, ये अब रेस्ट पे आ गया, तो बी अब रेस्ट पे रहेगा और ए 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे की डायरेक्शन में जाएगा और इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। कोई भी एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। एंड दिस 15 मीटर इज रिलेटिव, क्योंकि बी अब रुका रहेगा और ए सिर्फ चलते हुए बी के पास आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। सो एस रिलेटिव इज 15 मीटर, वी रिलेटिव इज 50, और टाइम कितना लगेगा मुझे निकालना है। तो इस तरीके से हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा। टाइम कितना निकल करके आया? 10/3। तो इतने टाइम के बाद वो दोनों मीट करने वाला है या टक्कर खाने वाला है। तो इतने टाइम के बाद ये कितना नीचे गिरा होगा निकाल सकते हैं क्या? u इज इक्वल टू जीरो से गिरा है, फेंका। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। ऐसा ये आ जाएगा 5 इंटू 9/100, तो 0.45 मीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर, और 15 में से 0.45 माइनस कर दो। समझ में आया क्या? यस सर। तो ग्राउंड से कितना हाइट हो जाएगा? 15 माइनस 0. क्या सभी का 14.55। क्या सभी का आंसर आया या नहीं आया? या किसी को डाउट पूछना चाहे? आ गया सर। आ गया सबका? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अगर सभी का आया है और कोई डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। इस बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और इस बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टाइम when the distance between the balls is maximum। इस समय इन दोनों बॉल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम है। सॉल्व करो इसको। और बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पास में से फेंका गया। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। बॉल जो एग्जैक्टली ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो इस तरीके से फेंका गया, ऐसा इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे पहले तो रिलेटिव लगाना है। और रिलेटिव जैसा कि ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन में लगाया, उसके लिए मुझे किसी भी एक पार्टिकल को रोकना पड़ेगा। किसको रोक लूँ, ए को रोकूँ या बी को? बी को रोक लेता हूँ मैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं बी करूँगा
तो इस पे जितने भी सारे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी लग रहे थे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूंगा। ए का रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, बी तो जा रहा है 20 से, इसका एक्सेलरेशन नीचे था, और ए जा रहा है 50 से, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 इधर आएगा और 20 आएगा, तो 30 मीटर पर सेकेंड। और अब जो बी बॉल है वो रुक चुका है और किधर भी मूव नहीं करेगा। सो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो तभी होगा जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए। आया ना, आया ना, यस सर। है ना। यस सर। ये ऐसा होगा तभी जाकर के मैं मैक्सिमम डिस्टेंस बोल सकता हूँ। और ऐसा होने में जो टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा, ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कब होगा, तुम यहाँ से निकालोगे निकलेगा ही ना, क्योंकि इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। हाँ या ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेरे पास आया है, तब तो सर ये ऊपर जाते रहेगा, रिटर्न तो होगा नहीं, ऊपर जाते रहेगा ऊपर जाते रहेगा, और ये डिस्टेंस मैक्सिमम तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब गलती एक स्टूडेंट ये करता है कि रिलेटिव मोशन को जब देखता है तो थ्रू आउट द मोशन उसे देखना है, वो सिर्फ एक ही बार रिलेटिव लगा करके भूल जाता है दुख दर्द। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम यहाँ पे देखो मोशन कैसा हो रहा है, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी ऊपर आकर के नीचे आ जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा करके उसके बाद फिर नीचे आएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो तुम्हें देख करके पता चल रहा हो कि हाँ यार, कभी ना कभी तो ये रिलेटिव डिस्टेंस ज़्यादा मैक्सिमम होगा, लेकिन इस वाले से लगता है कि डिस्टेंस कभी मैक्सिमम, जितना टाइम लो उतना ज़्यादा मैक्सिमम होते जाएगा। तो हमने गलती कहाँ पे किया, कोई बता सकता है गलती किस जगह पे किया? सर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करना चाहिए था शायद। अच्छा, तो अप्लाई नहीं करेंगे तो ऊपर वाला क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर लिया? और बताओ। सर बी वाला पहले रेस में आ गया तो हमने थ्रू आउट उसका 30 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर लिया। हाँ हाँ, ये बी टक्कर खा चुका है, तब भी मैं इसका रिलेटिव वेलोसिटी इतना ले रहा हूँ, जबकि गलत है ना। जब तक ये हवा में है, जब तक ये हवा में, ये बॉल बी, जब तक ये बॉल बी हवा में है तब तक रिलेटिव वेलोसिटी ये सही है। जैसे ही वो जमीन पर टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद आ जाएगा रेस्ट पर, तो फिर टक्कर खाने पे आ गया रेस्ट पे, तो फिर क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी जो तुमने निकाला वो सही है क्या? नहीं, वो गलत है। तो ये गलती हमने यहाँ पे किया। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कितने टाइम के लिए वैलिड है? 2 सेकंड के लिए ऊपर जाएगा, 2 सेकंड के लिए नीचे आएगा, टोटल t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो ये जो है 4 सेकंड तक के लिए एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा ऐसा। उसके बाद फिर क्या करेगा, ग्रेविटी के अंदर इसका जाएगा, जो भी है ग्रेविटी के अंदर ये रिलेटिव वेलोसिटी चेंज करेगा। तो मैं इसको एक बार नीचे करके दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, तो मैं समझाने के लिए, ए और बी, बी ऊपर जा करके नीचे आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, तो 2 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा और 4 सेकंड में इस जगह पे आ जाएगा। लेकिन इसकी 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो 5 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में और 5 सेकंड जाएगा नीचे आने में, तो टोटल 10 सेकंड का इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। लेकिन इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 4 सेकंड का। तो 4 सेकंड के लिए मैं विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर मैं देख रहा हूँ, ए बॉल का 4 सेकंड तक के लिए 30 मीटर पर सेकंड रहेगा, पड़ जाएगा ये 30 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद फिर 4 सेकंड के बाद, t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद
इसका एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी हो जाएगा। और 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 4 सेकंड के बाद ये यहाँ पे 0 है और t इज इक्वल टू 4 है। 4 सेकंड के बाद इसकी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रहेगी। यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये है हमारा पहला रिलेटिव और ये हमारा सेकंड रिलेटिव वाला पार्ट। तो अब मुझे बता सकते हो कितने टाइम के बाद इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होगा? बोलो। 4 सेकंड तक तो ये ऊपर ही जा रहा है और 4 सेकंड में ये टक्कर खा करके नीचे आ चुका है। अब ये यहीं पे बैठा रहेगा। क्या अभी का डिस्टेंस मैक्सिमम है क्या 4 सेकंड में? नहीं। तो कब होगा? जब ये अपने हाईएस्ट लोकेशन पे होगा। ए के टॉप पे मैक्सिमम होगा। तो कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड। अच्छा 5 सेकंड पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखो 4 सेकंड और 1 सेकंड में ये पार्टिकल रिटर्न होगा। तो यहाँ पे टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। जेई में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। वो रिलेटिव में ग्राफ बनाने के लिए बोला था। तो मैं इस बात को कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ रिलेटिव मोशन मुझे कितने से कितने पार्ट के लिए लगाना है और उसका वैल्यू कितना होगा। क्लियर है क्या? यस सर। अब चाहो तो तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस तुमसे पूछे वो कितना हो जाएगा? एस इज इक्वल टू बी प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 50 डिवाइड बाई 2 और टाइम लगा इसको 5 सेकंड। 125 मीटर। ओके। सही है ना? ये गलत है? यस सर सही है। यस सर। और इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एससी वर्मा का, जो कि हम लोगों ने रेक्टिलिनियर सर मोशन में। मैंने ए का सर हाँ सर मैंने ए का एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके भी टी और 5 सेकंड आया, लेकिन वो गलत मेथड है ना। नहीं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तुमने फॉर्मूला लगाया और फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट गलत किया। मेथड है ना। हाँ गलत हो गया ना, क्योंकि तुमने रिलेटिव मोशन जब पुट किया तो वो 4 सेकंड तक के लिए वैलिड था, है ना? 5 सेकंड के लिए तो था नहीं। चलो तो अब इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, पुलिस एंड थीफ वाला था। तो मान लो कि ये पुलिस का कार है और ये थीफ का बाइक है। जो कि आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से थीफ पुलिस का कार आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v। और ये जो थीफ है अचानक से पुलिस को देखा और ये एक्सलेट करना स्टार्ट किया आगे की डायरेक्शन में ए से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बोला गया है कि फाइंड द कंडीशन या फिर रिलेशन बिटवीन वी ए एंड डी such that police cannot catch the thief. Find the relation between VA and D such that police will not be able to catch thief. सॉल्व करो इसको।
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन में भी क्वेश्चन किया था, लेकिन अब रिलेटिव मोशन से हम लोग करना चाहते हैं। अब रिलेटिव मोशन में किसी एक को स्टॉप करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ थीफ को स्टॉप कर लेता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू थीफ। और अगर मैंने थीफ को स्टॉप किया तो अब थीफ कहीं भी नहीं जा रहा है, ये इसी जगह पे रुका रहेगा रेस्ट पे। तो पुलिस चलेगा, इसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में रहेगी रिलेटिव में, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा पीछे की डायरेक्शन में आएगा। और थीफ अगर इसी जगह पे रहेगा तो थीफ को कैसा लगेगा, लगेगा कि पुलिस जो है वो आगे की डायरेक्शन में आ रहा है और फिर रिटर्न हो गया, आया ना। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती तो मोशन ऐसा भी हो सकता था, और वेलोसिटी ज़्यादा होती तो मोशन ऐसा भी हो सकता था। मुझे किस टाइप का मोशन चाहिए, कैसा रिलेशन चाहिए, ताकि पुलिस जो है वो थीफ को पकड़ ना पाए, मतलब कि जस्ट टच करके रिटर्न हो जाए, आया ना। तो वेलोसिटी शुड बी यस लेस। सर। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या करना पड़ेगा। फाइनली इस जगह पे v वेलोसिटी से जा रहा है, और फाइनली यहाँ पे वेलोसिटी फाइनली कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, और d डिस्टेंस है, और इसका रिटार्डेशन हो रहा है a से। तो मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और s कितना हो जाएगा d, और u कितना हो जाएगा डी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा एक क्वालिटी इक्वेशन बना करके दे रहा है, उसी क्वालिटी इक्वेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो 2d इज इक्वल टू वी टी माइनस ऑफ ए टी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो ए टी स्क्वायर माइनस ऑफ बी टी प्लस 2d इज इक्वल टू 0। तो वो कैच कर पाए या ना कर पाए, अगर कैच नहीं कर पा रहा है तो इस रूट का जो आंसर आएगा, टाइम जो निकल के आना चाहिए वो वर्चुअल निकल के आना चाहिए, इमेजिनरी निकल के आना चाहिए रिजल्ट। और अगर सही में वो कैच करेगा तो टाइम कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए वैल्यू। तो डी के वैल्यूज से सारी चीज़ें निकलते हैं, हमें पता है। डी इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो जस्ट कैच कर रहा है, डी ग्रेटर देन 0 कर देंगे, इसका मतलब वो लास्ट वाला केस हो जाएगा, ये वाला, कि बिल्कुल आराम से कैच कर पाएगा। और अगर डी लेस देन 0 किया, इसका मतलब कि वो कैच नहीं कर पाएगा। मुझे इसी रिलेशन को यूज़ करना है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, 4ac इज इक्वल टू 0, 4b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 8ad लेस देन 0, और b स्क्वायर माइनस ऑफ ad लेस देन 0, और इधर से आ जाएगा v लेस देन रूट अंडर ऑफ। सबको समझ में आया क्या, क्लियर है ये चीज़? यस सर। यस सर। हम्म। एक और एस सी वर्मा का फेमस क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लिफ्ट एंड पॉइंट वन। तो क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि बोला गया, एक पर्सन है फिजिसिस्ट, तो क्या करता है, वो इस जो भी लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहता है, कि वो लिफ्ट के अंदर है। तो उसने क्या किया, एक कॉइन को ड्रॉप किया, एक कॉइन लिया और कॉइन को उसने ड्रॉप किया ऐसे करके। तो कॉइन फ्लोर को जब हिट कर रहा था तो उसने एक स्टॉप वॉच को ऑन किया, और स्टॉप वॉच को ऑन करके ये चेक किया कि कॉइन जो है कितने टाइम के बाद फ्लोर पे गिरी, और उसने टाइम नोट कर दिया। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। लिफ्ट ए मैन inside the lift dropped a coin with respect to himself, and he finds that
it hits the floor after 2 seconds. Then find the acceleration and the direction of the लेफ्ट का एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेफ्ट एक्सेलरेट कर रही है वो तुम्हें दोनों बताना है, ठीक है। और जिस हाइट से इसे ड्रॉप किया गया है वो हाइट गिवन है तुम्हें, मान लो कितना देता हूँ, लेट्स से इज गिवन 12 मीटर। सॉल्व इसको। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर तुम अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे रिलेटिव में तो आराम से बन सर जाएगा। हाँ बोलो। सर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके चेक करेंगे। तो ये जो पर्सन है इसने क्या किया, एक कॉइन को ड्रॉप किया है, और ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि उसके अपने रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। इस बात को समझ लो। लेट से जो लिफ्ट है ऊपर की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, क्या कॉइन भी ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होता। और जब मैं रिलेटिव में करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, अभी मैं क्या करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लेट से कि एक्सेलरेशन जो ऊपर की डायरेक्शन में, मुझे नहीं पता, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेट से। तो कॉइन का रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि किस डायरेक्शन में लेफ्ट मूव कर रही है विथ व्हाट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा 0 ही होने वाला है। और फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, ए रिलेटिव, क्योंकि जैसे ही इसको मैंने ऊपर छोड़ा या फिर उछाला, जो तरीके से तुम सोचना चाहते हो, जैसे इसको रिलीज किया जाएगा वैसे ही इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो मुझे लिफ्ट को तो रोकना पड़ेगा, लिफ्ट को रोकने के लिए 20 नीचे लगाया और ए भी नीचे लगाया, तो इस पे जो है जी पहले से नीचे लग ही रहा था और ए भी नीचे लगेगा। तो अब ए रिलेटिव कितना होगा, नीचे की डायरेक्शन में जी प्लस होगा। और इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 12 मीटर। क्या आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है नीचे की डायरेक्शन में 12 माइनस में, और हाफ ए रिलेटिव कितना हो जाएगा जी प्लस ऑफ ए, माइनस में होगा इंटू टी स्क्वायर। कितना टाइम बोला है इसने, 2 सेकंड में हिट कर रहा है, का स्क्वायर करना पड़ेगा और बस मुझे इसी को सॉल्व करना है। तो 12 इंटू डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू जी प्लस ऑफ ए, 6 इज इक्वल टू जी प्लस ऑफ ए। बताओ ए कितना आ गया, माइनस ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस का मतलब ये हो गया कि नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है या ऊपर के डायरेक्शन में, सोचो। ऑफकोर्स माइनस का मतलब नीचे हो गया, है ना, या ऊपर हुआ, बोलो। यस सर। सर आपने ए ऊपर कंसीडर कर दिया ना, तो फिर नेगेटिव आ गया तो नीचे होगा। अच्छे से सोचो कि ये 6 होना चाहिए रिलेटिव, है ना, ए रिलेटिव 6 होना चाहिए। और ए रिलेटिव कब 6 हो सकता है, सर अपवर्ड। अगर ये जी से नीचे जा रहा है और अगर तुमने ऊपर एक्सेलरेशन ए माना है लिफ्ट का, तो जी प्लस ऑफ ए हो जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड में बढ़ जाएगा ना। तो इस माइनस का ये मतलब है कि तुमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है, तुमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है उसका उल्टा डायरेक्शन में। ये मतलब समझ में आया क्या, हमने कौन सा डायरेक्शन एज्यूम किया है, ऊपर,
लेकिन किधर होगा, नीचे, ऐसे। समझा क्या? इस नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि यस नीचे सर। का डायरेक्शन नेगेटिव है और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। इस नेगेटिव का मतलब ये है कि जो तुमने एजम्पशन लिया है उसका अपोजिट डायरेक्शन। एजम्पशन का अपोजिट डायरेक्शन, ये ऑलवेज वैलिड है। एनएलएम में भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। मान लेंगे कि फ्रिक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन का वैल्यू अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इस माइनस साइन का वही मतलब। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं तुम्हारे, और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर कार के लिए हम लोग बात करें क्वेश्चंस, दो कार्ट है जो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और ये इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड से, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर, बराबर। और बोला गया कि ये जो है ये इसे एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है विद द स्पीड ऑफ कुछ अच्छा सा वैल्यू देते हैं, लेट से 100 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया है और इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है। तो बोला गया है क्या इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये जो कार्ट है आपस में मीट कर पाए। फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन such that both A and B can meet। सॉल्व करें। सो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा रिलेटिव में कि वो किस टाइप का मोशन कर रहा है और हमें ए और बी को क्या कराना है, मीट कराना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना रखा जा सकता है, तो रिलेटिव में सब क्या करें, किसको स्टॉप करें, ए को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं ए देखूंगा तो ये जो कार्ट है बी का, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। आसानी से ये इसको जाके कैच कर सकता था, लेकिन क्या है कि अब एक्सेलरेशन नहीं, इसका रिटार्डेशन भी होगा, तो ये ऐसे जाकर के रिटर्न भी हो सकता है। जैसा एक्सेलरेशन उतना टाइम के बाद इसके वेलोसिटी को ज़ीरो कराएगा, और क्योंकि इसको मीट कराना है तो ये इस जगह से मीट करके वापस से आ जाए, ऐसा कंडीशन हमें देना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एस वाला। फाइनल तो जीरो हो जाएगा, इनिशियल कितना है 90 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, और एस कितना है 200। और क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो मैं माइनस साइन को पुट कर लूँगा, एक माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 इंटू 90 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 81 डिवाइड बाई, आया ना। यस सर। दिस विल बी इक्वल टू 20.5
25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ए मैग्नीट्यूड में इससे ज़्यादा रहेगा तब तो फिर वो कैच नहीं कर सकता है। सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे कम होगा तो आराम से पकड़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं पकड़ पाएगा। समझ में आया क्या सबको? तो ये रिलेटिव मोशन सर का सो लेस देन इक्वल टू आएगा ना? हाँ, लेस देन मैक्सिमम बोल दिया गया तो एक ही वैल्यू हम लेंगे, और अगर बोला होता कि रेंज तो ए लेस देन 20.25 होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर में मैन का मोशन देखेंगे, एरोप्लेन का देखेंगे, रिलेटिव मोशन, और बाकी देखेंगे 2 डायमेंशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन।